नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी करते आए हैं कि 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा है उसी के पैरेलल भारतीय समाज में एक और चीजें देखने को मिला कि सामाजिक आंदोलन चला। एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन कि गुलामी से आजादी चाहिए, दूसरे तरफ सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी कि तमाम तरह की जो कुरीतियां हमारे समाज में थी, चाहे वो जाति व्यवस्था के वजह से हो, धार्मिक वजह से हो, परंपरा या प्रथाओं के वजह से हो, इन सब से भी आजादी चाहिए। और इसीलिए देखा गया कि बहुत सारे समाज सुधारक इसी दरमियान आए जो अपनी अपनी फिलॉसफी को लेकर के आए। विभिन्न लोगों ने अपने संप्रदाय, अपने संस्थाओं को खोला और बहुत सारे सुधार के कार्य किए। अब इसमें यह ध्यान देने की बात है कि यह केवल हिंदू धर्म से ही संबंधित नहीं है। हाँ, यह निश्चित है कि भारतीय समाज में हिंदू बहुसंख्यक आबादी है, तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म के अगर देखे जाएं सुधार आंदोलन अधिक पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, है ना, इस्लाम हो, तमाम तरह के समाजों में इस तरह के सुधार हमें देखने को मिला। और जब हम ये देखते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं इस टॉपिक को कहूंगा कि आप 5 स्टार लगा के रख दीजिए। क्योंकि साथियों, मैंने देखा है कि चाहे कोई भी ईयर हो, किसी भी ईयर का PYQ पलट के देखिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। आप मुझे बस बता दीजिए कि सर इस ईयर में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ मैं बिहार के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, आप यूपीएससी तक का भी देखिए, यूपी पीसीएस का देखिए, कोई भी पीसीएस या यूपीएससी का ये टॉपिक फेवरेट होता है। और मजे की एक बात बताऊं, इस टॉपिक में बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक होता है। जैसे जनजातीय आंदोलन मैंने लास्ट डे का आपको पढ़ाया, तो मैंने समझाया ना कि किस तरह से इस बड़े टॉपिक को आराम से हम स्मार्ट वर्क करके पढ़ सकते हैं। ठीक ऐसे भी देखने को मिलेगा। इसमें देखने को मिलेगा कि कौन तरह का आंदोलन हुआ, उसके नेतृत्वकर्ता कौन हुए, किस संप्रदाय, पंथ या संगठन से जुड़े हुए वो थे और उसका परिणाम समाज पर क्या हुआ। बस इतनी 3-4 चीजें पूछता है। 15 से 20 ऐसे टॉपिक हैं, उससे आपका काम बन जाता है। और मान के चलिए कि कम से कम 2 प्रश्न यहां से रहता है, तो बहुत इत्मीनान से देखना है आपको। सबसे पहले कुछ चीजों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है प्रश्न पर आएंगे। अब यहां पर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 19वीं शताब्दी का यह दौर जो है, यह भारतीय समाज के लिए एक तरह से पुनर्जागरण का दौर रहा। चूंकि 19वीं शताब्दी में देखा गया प्रारंभ से ही, मध्य में भी देखेंगे, इसके उत्तरार्ध में भी देखेंगे, और वह परंपरा आज तक चला आ रहा है कि तमाम तरह के सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन हुए। बहुत सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति आए, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, जिन्होंने इस बात को लेकर के चर्चा किया कि मानव जीवन को कैसा होना चाहिए और सामाजिक व्यवस्था में मनुष्यों का के क्या एक स्तर है, चाहे वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जो बराबरी का भाव कहते हैं, उसको लेकर के मुख्यतः बात किया गया। जो नगरीय उच्च जातियां रही, उनका प्रभाव बाकी जगह ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था रहा या ग्रामीण जो एक तरह से समाज रहा, इन सब पर भी पड़ा। जो राजा राजवाड़े हुए, उसमें से बहुत सारे ऐसे आए जो उदार प्रवृत्ति के हुए और उनके उदार प्रवृत्ति के वजह से बहुत सारे सुधार के कार्य उनके जो साम्राज्य रहा वहां पर संपन्न हो पाया। इसके अलावा जो निर्धर व्यक्ति रहा, इस आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित होता हुआ नहीं नजर आता है। इसकी एक वजह है, उसका है प्रशांत। क्योंकि जो बातें कहा गया, जो इंटेलेक्चुअल स्तर की बातें कही गई, वो बहुत सारे अशिक्षित व्यक्ति तक या तो पहुंचा नहीं। क्योंकि आज के हिसाब से मत सोचिए, आज सोशल मीडिया है, 1 मिनट में कोई चीज वायरल हो सकता है, साधारण से साधारण चीज जिसको आपको लगेगा बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वह भी वायरल हो सकता है ना। लेकिन उस समय जो है इस तरह की जनसंपर्क की व्यवस्था तो नहीं था, तो इस वजह से सूचना का प्रसार आप कह लीजिए कम हो, या फिर एक परंपरा प्रथा में जकड़े होने के वजह से तुरंत में वो चीजें नहीं टूट पाया जो वर्षों से बंधा हुआ था समाज में। तो इसमें भी कुछ देखने को मिलेगा कि वो एक बड़ा वर्ग जो है, जो निचले तबके का वर्ग है, वो कहीं न कहीं अछूता इससे रहता है, इस पूरी घटनाक्रम से। लेकिन इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इस आंदोलन के उद्देश्य को लेकर के साथियों प्रश्न पूछा जा चुका है। जब इस सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन होगा, अपने तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, सोचना है
शब्द पे सोचिए, टॉपिक क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अब समाज में किस किस तरह से सुधार की बातें की जाती है, समाज में किस स्तर से समस्या है, समस्या के विषय में सोचिए। वह जाति के आधार पर है ना? और जाति में भी देखेंगे तो जो वंचित समुदाय है, खास करके दलित समुदाय, इसको समाज में सही स्थान मिले 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से ध्येय यही था। इसके अलावा देखेंगे धर्म के आधार पर, इसी में आप पंथ रख लीजिए या इसी में आप संप्रदाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा। सामाजिक स्तर पर आप जो है वह लिंग के आधार पर भी देख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरह की चीजें रहेगा जिसमें परिवर्तन की गुंजाइश है। और समाज जहां है तो समाज में शिक्षा की भी बातें की जाएगी, ठीक है। शिक्षा का परिवर्तन भी हमें देखने को मिलेगा। तमाम तरह की कुरीतियां हैं जो कि विभिन्न धार्मिक संगठनों से जुड़ा हुआ है, खास करके महिलाओं से, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की बात भी यहाँ पर किया जाएगा। और फिर धार्मिक सुधार, धर्म को कैसे व्यवस्थित किया जा सके, इसमें कैसे सकारात्मक बदलाव हो और इसका समाज पर क्या प्रभाव हो, ये सब काम धार्मिक सुधार चीजों से किया जाएगा। तो मामला क्लियर है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो ये सारी, अब अगर आंदोलन का उद्देश्य पूछा जाता है तो क्या आपको जानने की जरूरत है, या टॉपिक से जान जाएंगे आप कि सामाजिक कुरीतियां? सामाजिक कुरीतियां में बहुत सारी चीजें हो सकता है, शिक्षा का प्रचार, धार्मिक सुधार, ये सब आपको इसमें करने की आवश्यकता है। मामला क्लियर, आगे बढ़ जाए। अब एक एक चीजें करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखेंगे राजा राम मोहन राय को लेकर के चर्चा किया जाएगा। राजा राम मोहन राय का यहां पर अगर देखा जाए तो 1772 से 1833 का समय रहा। अब ये आपसे जनरली नहीं पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ फैक्ट है जो मैंने देखा है कि तमाम तरह के एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अब वो क्या है, इसको समझिए। इन्हें एक तरह से देखा जाए प्रथम भारतीय सुधारक माना जाता है। यानी कि जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, आधुनिक भारत की, तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है एक तरह से। यानी कि सामाजिक स्तर पर जो सुधार की बातें की गई, भारतीय पुनर्जागरण होता है, जो समाज एक तरह से हीन भावना में जकड़ा है, विभिन्न तरह के कुरीतियों में जकड़ा हुआ है, उस समाज को इन्होंने एक रास्ता दिया, एक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट दिया कि आप इन झंझटों से, कुरीतियों से बाहर निकलते हुए ये समझो कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, सामाजिक स्तर पर व्यक्ति की बराबरी किस तरह से होनी चाहिए, ये सारी चीज कहा गया। और इनके वजह से, इनके सोच से, इनके जो फिलॉसफी हैं, इन सब के वजह से भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होता है और बहुत बड़े स्तर पर बदलाव भी आता है। इसीलिए इनको कहा गया कि ये भारतीय पुनर्जागरण के पिता है, आधुनिक भारत के पिता हैं, या फिर युग दूत है। युग दूत मतलब एक ऐसा मैसेंजर जिसका प्रभाव एक लंबे टाइम पीरियड पर पड़े, तो वह ये चीज देखने को मिलेगा। अब यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है ये उपाधियों को लेकर के, इस तीनों में कुछ भी पूछा जाए आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन इनसे संबंधित कई प्रश्न जहां से आते रहे हैं वो कुछ फैक्ट रहा है। क्या? वह इनके कार्य को लेकर के। सबसे पहली बात कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय, एक यही हो गया। अब आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया? तो 1815 में। अब देखिए, जो आप एक पढ़ के गए वो क्वेश्चन बन सकता है। अब फिर महत्वपूर्ण क्या है? ब्रह्म सभा, और यही आगे चल करके ब्रह्म समाज बनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आज तक पूछा गया है राजा राम मोहन राय जी से संबंधित, वो ये टॉपिक है। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज के संस्थापक यही होते हैं और 1828 में किया गया। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई, जिसके अंतर्गत कहा गया, जैसे हिंदू समाज मूर्ति पूजा में बिलीव करता है, तो इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, उसका विरोध किया। सती प्रथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनके जीवन से जुड़ा हुआ, कई बार इस पर प्रश्न आया है, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया और तमाम तरह के जो धार्मिक अंधविश्वास हैं उसका भी विरोध किया। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा पर इनका क्या एक अप्रोच रहा? इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि जो पश्चिमी शिक्षा है वह उदारवादी शिक्षा है और इसके वजह से ही भारतीय समाज में जो अज्ञानता का अंधकार है यह दूर हो सकता है, ठीक है। और इसी क्रम में 1830 में यह ब्रिटिश उस वक्त सम्राट हुआ करते थे विलियम चतुर्थ,
उनसे मुलाकात करने इंग्लैंड भी गए और फिर देखा गया कि 33 में इंग्लैंड में ही 1833 27 सितंबर को इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखिएगा, ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है 5 स्टार लगाइए, यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे। अब यहां पर देखेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर और तत्वबोधिनी सभा। अब देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर की जब बात करेंगे 1839 में इन्होंने मनमोहन राय के विचारों के प्रचार हेतु तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। जनरली इसमें यह पूछा जाता है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया और कितने ईस्वी में किया गया। उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज और आधुनिक पश्चात विचारधारा का प्रसार करना। अब जो चीज वहां पर पीछे राजा राम मोहन राय करके आए हैं उसी चीज को आगे बढ़ाने की बात इनके द्वारा किया गया यहाँ पर। अब आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। रामकृष्ण परमहंस देखेंगे ईश्वर तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग है। इन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि सभी धर्मों के में एक ही परमात्मा की उपासना की जाती है। इन्हीं के शिष्य आगे चल करके हुए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का आप समय देखेंगे और नियो हिंदुइज्म के प्रचारक हुए। इनका एक स्पीच बहुत फेमस है जहां से कई बार प्रश्न आया है, 1893। ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास का माना जाता है 1893 का, क्योंकि ये अमेरिका जाते हैं शिकागो और वहीं पर विश्व धर्म संसद होता है, वहीं पर इन्होंने भाषण दिया जिसमें इन्होंने शुरुआत जो किया था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, अमेरिका के लोगों को लगा कि बताओ यहाँ लेडीज और जेंटलमैन चलता है, वहां पर कोई व्यक्ति आकर के जो सुदूर पूरब से आया है लेकिन हमें अपना भाई और बहन कर रहा है। तो निश्चित तौर पे लोगों को एक आत्मीयता का अनुभव हुआ और ये पूरी दुनिया में उस वक्त बहुत फेमस हो गए थे स्वामी विवेकानंद। 1897 रामकृष्ण मिशन की उसके बाद स्थापना की जाती है। देश भर में आप देखेंगे रामकृष्ण मिशन है और मुख्यालय इसका बेलूर हावड़ा में होता है। उद्देश्य क्या था? धार्मिक और सामाजिक सुधार करना, सभी धर्मों में सत्य का समन्वय करना। शिक्षाएं क्या दी गई? सभी धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते हैं। मुख्य रूप से जो हम कहते हैं कि ईश्वर एक है लेकिन अलग अलग माध्यम से हम उन्हें देखते हैं, अपनी सोच के आधार पर वही है। अब एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर इसी दौरान है, सामाजिक सुधार के दौरान, वह है स्वामी दयानंद सरस्वती और इनसे जाकर के जुड़ता है आर्य समाज। यहां से आर्य समाज से साथियों सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। जन्म जो है इनका 1824 में मोरबी गुजरात में। वेदों और वैदिक धर्म के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा रहा। 1807 में पाखंड खंडनी पताका लहराई और प्रमुख कृतियां सत्यार्थ प्रकाश चूंकि कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, पाखंड खंडन और वेद विरुद्ध मत खंडन, ये इनकी रचनाएं हुई और 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। मुख्यालय लाहौर होता है जो आजकल पाकिस्तान में है। ये फैक्ट 5 स्टार है, ध्यान रखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब किया गया? 1875 में। और मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में, जो कि आज के पाकिस्तान में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आर्य समाज की स्थापना की क्यों गई, इसके पीछे मोटो क्या था? मोटो यह था कि स्वामी दयानंद सरस्वती इस बात को लेकर के मानते थे कि जो यह सनातन धर्म है यह वेद से विमुख हो रहा है। वेद में जो बातें कही गई है उसको छोड़ करके निकल चुका है और मुख्यतः उत्तर वैदिक काल के चीजों को अपनाता जा रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध स्थापना की बात की और इसके माध्यम से ही सुधार हो सकता है। और इन्होंने बहुत तरह के आंदोलन चलाए जिसमें मूर्ति पूजा को लेकर के कहा गया, बहुलदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, झूठे कर्मकांड, इन सब चीजों का इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके विरोध किया। एक नारा इन्होंने बहुत फेमस दिया, इन्होंने कहा पुनः वेदों की ओर, यानी कि वेदों की ओर लौटो। आप ये पढ़ते होंगे। तो कुल मिलाकर के वैदिक परंपरा में, वैदिक समाज में भारतीय लोग कैसे हुआ करते थे, भारतीय समाज कैसा होता था, इन्होंने इस बात को लेकर के परिकल्पना किया। आगे चल के देखा गया कि आर्य समाज में जो लोग जुटे हुए हैं, शिक्षा को लेकर के उनका 2 गुट या 2 ब्रांच कह सकते हैं बनता है। एक ब्रांच ये होता है जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक होता है, जैसे कि लाला लाजपत राय देखेंगे, हंसराज देखेंगे। दूसरा एक गुट होता है आर्य समाज का ही जो पश्चिमी शिक्षा का विरोधी होता है, जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम, है ना। ये सब जो है 1902 में जाकर के एक गुरुकुल की स्थापना भी करते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। कुछ और जो सामाजिक सुधार चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अन्य सामाजिक सुधारक और संस्थाएं, यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा चूंकि प्रश्न इन सब चीजों से आएगा। सबसे पूछा जाता है कि कौन कौन सा सभा या संगठन है, इसके अलावा किस वर्ष हुआ और उसके कार्य क्या हुए, इतना ही चीजें पूछा जाता है। जैसे प्रार्थना सभा, कई बार प्रार्थना समाज आया है, सॉरी ये प्रार्थना समाज कई बार पूछा जा चुका है। 1867 और जाति प्रथा का विरोध किया, स्त्री शिक्षा की बात की, विधवा विवाह की बात की, स्त्री पुरुष विवाह की आयु बढ़ाने की बात की, ठीक है। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे ये एक सुधारक रहे 1869 में, और पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत हुए। देव समाज की बात किया गया 87 में, ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी और देव शास्त्र प्रकाशित, तो ब्रह्म समाज की जो हमने चर्चा किया राजा राम मोहन राय के, उसके पूर्व अनुयायी थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जुड़े थे 73 में, 1873। गैर ब्राह्मण आंदोलन, गुलामगिरी और जाति अन्याय के खिलाफ, ये गुलामगिरी बहुत फेमस है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है, यूपीएससी में आ चुका है, ठीक है। जहां पर मैं हिंट कर दूं कि पूछा जा चुका है उसको थोड़ा सा इज्जत देना है। राधा स्वामी सत्संग 1861 में होता है, एक परमेश्वर गुरु की महत्ता और साधारण जीवन में विश्वास करने की बात की गई। इसके अलावा गोपाल हरि देशमुख 23 से 92, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री अधिकारों का समर्थक, और बहराम जी एम मालावरी 1853 में बाल विवाह और विधवा विवाह सुधार की बात किया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे कुछ चीजें जो है वह आपसे बार बार पूछा जाता है, बिल्कुल फैक्ट है, इसलिए मैंने बस एक नजर आपको दिखा दिया और जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। अब जरा आइए, यहां से काफी प्रश्न रहे हैं, इसको 5 स्टार दीजिए। और ये जो है कानूनी सुधार की बात की गई। समाज सुधारक जो हुए वह समाज में आंदोलन करके, लोगों को जगा करके, पुनर्जागरण करके, एक तरह से जनचेतना के माध्यम से लोगों को जगा रहे थे, ठीक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है जब तक कानून नहीं बनता है सही से इंप्लीमेंट नहीं होता है। अब इसीलिए बहुत सारे कानून उस वक्त आते गए। अब 1829 में देखेंगे बंगाल सती विनियमन आ चुका है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ चुका है। 1850 में विडो रीमैरेज एसोसिएशन यानी कि विधवा पुनर्विवाह अभियान की बात की गई है। 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18 किया गया। और 1829 में शारदा अधिनियम आया है जिसमें बाल विवाह को निषेध करने की बात की गई है। शारदा अधिनियम कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये सब प्रश्न आए हैं। तो यहां पर जहां जहां मैं टिक लगाया हूं उस पर ध्यान रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी, साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत बार पूछा जा चुका है, विभिन्न एग्जाम में, यूपीएससी तक इसमें पूछ चुका है और पीसीएस में भी, बिहार में भी पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। स्थापना 1875 में होता है, कहां पर होता है, न्यूयॉर्क में किया गया। मैडम एचपी ब्लावात्स्की, कर्नल एलकॉट और विलियम क्वान जज, इनके द्वारा किया गया। 1882 में अडियार मद्रास ये पहुंचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका यहाँ बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो ज्यादा प्रश्न पूछा गया है वह यही है। 1889 में एनी बेसेंट ने भारत में यहाँ पर सक्रिय भूमिका इसमें निभाई। उद्देश्य क्या था, प्राचीन हिंदू धर्म का आध्यात्मिक और रहस्यमय दर्शन, आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बात करना। अब यहाँ पर एक और देखा हूं मैं जहां प्रश्न पूछा गया है जिन पर, वह है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। जब ये गांधी जी के पास पहुंचे कि मुझे इस देश में, भारत में कुछ काम करना है, तो इन्होंने इन्हें सलाह दिया कि सबसे पहले भारत का भ्रमण करके देखिए, है ना। तो गांधी आते हैं तो भारत का भ्रमण भी करते हैं। राजनीतिक तौर पर बहुत सारे सलाह मशविरा महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से लेते रहे, इसीलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले माने गए। अब यहाँ पर जो है इनसे एक और चीज है कि ये कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं और 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी करते हैं। और ये काफी बड़े कह सकते हैं सामाजिक सुधारक भी और स्वतंत्रता सेनानी भी माने जाते हैं, ठीक है। अब अन्य महत्वपूर्ण सुधार जो आंदोलन हुआ है और सुधारक हुए हैं वहां से देखिए, बहुजन समाज, मुकुंद राव पाटिल, शंकर राव जादव, इनके द्वारा। तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात की जा रही है। छुआछूत उन्मूलन की बात करते हैं। दार उल उलूम देवबंद
1966 में स्थापना। विधि और सामाजिक सुधार जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाल विवाह और विधवा विवाह जो है सुधार की बात ये करते हैं। तो कुछ चीजें ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे पूछा जा चुका है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनका 5 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न रहा है। बाल विवाह और विधवा विवाह सुधार की बात इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक ब्रीफ जो है हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया सामाजिक सुधार आंदोलन का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे टॉपिक हो गए इसमें, लेकिन इतना है कि इसी से आपका मोर देन 90% प्रश्न आता है अक्सर। आप देख लीजिए, आप अपना PYQ पलट के देखिए, आप देखिएगा यहां से प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, 1-2 प्रश्न बाहर हो सकता है, तो उसमें बहुत माथापच्ची नहीं करना है। 150 में 90-95 कटअप जाएगा, तो उसी के आसपास आपको काम करना है। बहुत सारे प्रश्न तो छोड़ने भी हैं, तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक ऑफर आपके लिए है, न्यू ईयर ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 3 जनवरी 2026 तक रहने वाली है। ऑनलाइन ये होगा। PCS फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करें तो अप टू 75% ऑफ होगा, 10% आपको एक्स्ट्रा भी इसमें मिल जाएगा। कोर्स की बात करें यहाँ पर तो देखिए, यूपी PCS BPSC का आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अब देखिए BPSC के कोर्स में भारी छूट दिया गया है केवल 8,999 में। MPPSC प्रीलिम्स टारगेट बैच है जो केवल 3,999, और RAS का भी बैच जो है 8,999। तो तमाम PCS कोर्सेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कॉन्टैक्ट नंबर रहा, यहाँ पर कॉल करके या वेबसाइट पर विजिट करके अधिक जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। बस ये ध्यान रखना है कि 3 जनवरी तक ये ऑफर है। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं, और आप लोग प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। ठीक है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? मैंने चर्चा किया था आपसे, ध्यान होगा आपको। विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति हैं जो बात करते हैं कि वेदों की ओर लौटो। वो कह रहे हैं कि भारतीय समाज वैसा ही होना चाहिए जैसा वैदिक समाज के समय होता था, और इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा गया, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया, आधुनिक भारत का पिता कहा गया, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा गया, युग दूत भी कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये सारे जो उपाधियां इनकी है ना, कोई एक प्रश्न बना देगा यहाँ से, इसीलिए तमाम चीजों पर ध्यान देना है। और उनका नाम क्या है? राजा राम मोहन राय। एक प्रमुख व्यक्ति, शुरुआत करने वाले जो आधुनिक समाज की परिकल्पना करते हैं, वो इनके द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब अति है इस प्रश्न का, हर जगह UPSC में भी पूछा गया है, और क्या कहते हैं जो PCS में, और गलती करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मैं देखा हूं 95% स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं इसका जवाब। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित, क्या आप कहेंगे? तुरंत कहेंगे कि सर ये जो है ब्रह्म समाज है। बहुत लोग ब्रह्म सभा पे जा सकते हैं, जो आगे चल के ब्रह्म समाज बनता है, यहीं पे आप रुकेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ है तब भी गलत है, यहाँ है तब भी गलत है। मामला समझ में आया? क्यों पूछा गया? क्या है? प्रथम संस्था। तो प्रश्न ऐसे रहेगा, पूछले शब्द को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। और यहां पर जो बातें की गई है इनके द्वारा, प्रथम जो है संस्था वह आत्मीय सभा था। प्रथम कह दिया, इसका मतलब एक से अधिक संस्था का ये स्थापना करते हैं, तो आत्मीय सभा की बात करेंगे। हाँ, प्रसिद्ध निश्चित तौर पर ब्रह्म समाज के लिए। ठीक है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, आगे आप वहां पर नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, बहुल देववाद पर। हम सब जानते हैं कि जब ब्रह्म समाज को लेकर के राजा राम मोहन राय आए, तो उनके स्थापना का इस समाज को लेकर के कुछ उद्देश्य था। वह था कि एकेश्वरवाद की उपासना की जाए, मूर्ति पूजा का विरोध होना चाहिए, और अवतारवाद की जो बात हिंदू धर्म में रहा उसका खंडन किया जाए। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल भी दिया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ आएंगे तो एक देववाद या एकेश्वरवाद अगर लिखा रहे तो वह भी होगा। ठीक है, सी विकल्प के साथ चलेंगे। चलिए चौथे पर चलते हैं। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक से, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दयानंद, राजा राम मोहन राय, गांधी या फिर विवेकानंद? और व्यवहारिक वेदांत की जब चर्चा करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल वेदांत, तो इसके प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद रहे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके।
कोई चीज व्यवहारिक होगा, अनुकरण करने योग्य होगा, सरल होगा, तभी हम और आप अनुकरण कर पाएंगे। नहीं तो हमें लगेगा कि इसको पालन करने वाले कोई और दुनिया के लोग होते होंगे, हम लोग उतना सक्षम कहाँ हैं। मामला समझ में आ गया। तो विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत का सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को दिया था। और एक चीज और बता देता हूं, लोकेशन, वह लोकेशन इंग्लैंड था और वह जगह लंदन था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, विवेकानंद जी के द्वारा। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ये पुस्तक के रचनाकार के रूप में भी रहे। क्या वह स्वामी विवेकानंद रहे, क्या वह रानाडे रहे, या फिर वो राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस? ये आपसे पूछा गया, ठीक से समझ लीजिएगा, ये बहुत फेमस है चीजें। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखा। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो जाते हैं, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स यानी कि विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध जो है भाषण भी दिया। और यही है जो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद से काफी फैक्ट रहता है जो कि पूछा जाता रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जा रहा है। उपर्युक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर? आप लोग बताइए किसके? मैं बताया था स्लाइड के लास्ट में, हालांकि मैंने ये डायलॉग नहीं बताया था, लेकिन इनके विषय में मैंने आपको बताया था। देखिए, ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर का एक जवाब था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम है ही नहीं, क्योंकि अभी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं यहाँ बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे नेक काम करने हैं, तो ईश्वर पर चर्चा करके क्यों समय बर्बाद करें। तो स्वामी जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ आप जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाए। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? सिस्टर निवेदिता, सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक? यहाँ पर ये 4 कथन दिए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद जो है उनकी शिष्या थी, उनका आगे चल के नाम पड़ता है सिस्टर निवेदिता। इन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, वह अत्याचार दुनिया भर में कर रहा है, वह बहुत हीनता के भाव से ग्रसित हो चुका है। तो सिस्टर निवेदिता के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए अब 8वें पर आए। क्या कहता है? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या फिर प्रार्थना समाज? ये 4 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शुद्धि आंदोलन को लेकर के बात किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में हमने चर्चा किया है। 1875 ईस्वी में मुंबई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। आजकल भी आप देखते हैं ना, घर वापसी, चल समझ रहे हैं? तो घर वापसी मतलब जो हिंदू कभी हुआ करते थे, कन्वर्जन से वो मुसलमान बन गए, ये मुसलमान वापस से हिंदू बनना चाह रहे हैं, तो फिर घर वापसी का कंसेप्ट आया और उसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया, ठीक है, ताकि शुद्धता करके फिर वो क्या कर पाए, हिंदू धर्म में आ पाए। तो आर्य समाज के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, ध्यान रखना है। आ जाए 9वें पर। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ये महत्वपूर्ण है, 5 स्टार दे दीजिए इस टॉपिक को। पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, इसीलिए यहां पर ध्यान रखना है। अब स्वराज शब्द की सबसे पहले जो स्वराज शब्द की चर्चा करने वाले होते हैं वह स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर दयानंद सरस्वती इनका नाम है, पूरा ध्यान रखिएगा। स्वराज शब्द का सबसे प्रयोग इन्होंने ही किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पे इन्होंने ही सबसे पहले कहा, स्वीकार किया। देव समाज का संस्थापक निम्न से कौन था? एक बार मैंने देखा है कि देव समाज भी पूछा गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है ताकि आप थोड़ा सा समझ जाएं। अब देखिए, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिवनारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। ठीक से अगर समझेंगे तो आप समझ जाएंगे किस प्रश्न में बहुत दम नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लगता है नहीं ना? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी फेमस किस चीज के लिए हैं? धन की निकासी के लिए। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया कि अंग्रेज भारत आए क्यों हैं, पैसा लूटने आए हैं, बस धन ले जाने आए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस कोई लेना देना नहीं,
शिव नारायण अग्निहोत्री। यानी कि मैं भी अगर इस प्रश्न का जवाब ना जानूं, किसी को ना पता हो, तो सिर्फ लॉजिक लगा के जवाब ढूंढ सकते हैं। देव समाज की स्थापना जो होता है साथियों, लिख लीजिए 1887 ईस्वी में। एक बार देखा मैंने, पूछा गया है, तो हो सकता है कभी रिपीट हो जाए तो देख लेना चाहिए। शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने इसकी स्थापना की। एक प्रश्न और हो सकता है कि इसकी स्थापना कहां की गई? आज के लाहौर, यानी कि आज जो पाकिस्तान है वहां पे। अब ये शिव नारायण अग्निहोत्री जो होते हैं, पूर्व में ब्रह्म समाज जो होता है ना, ब्रह्म समाज, उसके अनुयायी होते हैं। तो ये यहां पर आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? इसकी मैंने चर्चा किया है। गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 4 विकल्प है, जो भी आपको सही लगता हो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आप लोग लगातार लेक्चर देखते रहिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, अभी से तैयारी में जुट जाइए। समय अभी से देंगे तभी आप इस भारी भरकम कंपटीशन के दुनिया में खुद को सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो डायनासोर बन जाएंगे। तमाम क्षमता होने के बावजूद भी अस्तित्व खत्म हो गया डायनासोर का। क्यों? क्योंकि सही से अपने आप को ढाल नहीं पाया। तो अभी समय है बीपीएससी के लिए, खुद को ढालिए। 7-8 महीना है, फिल्म्स निकलेगा आगे कर चल के, और मेंस की भी तैयारी हो जाएगी जब ऐसे टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो अभी से शुरुआत कर लीजिए। ठीक है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।